देख रहे हैं नेपाल वन और मैं आपके साथ हूं नगमा शेख। पूर्वांचल की अहम खबरों के साथ पूर्वांचल न्यूज में तो शुरुआत करते हैं गोरखपुर से। गोरखपुर विकास प्राधिकरण को हैदराबाद के राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र से शहर का सैटेलाइट इमेज आधारित बेस मैप मिल गया है। अब नगर नियोजन विभाग ने 2031 तक के मास्टर प्लान को लेकर कवायद तेज कर दी है। अधिकारियों का दावा है कि आंकड़ों के विश्लेषण का काम महीने के अंत तक पूरा कर लिया जाएगा। दिसंबर से जनवरी तक शहर को नया मास्टर प्लान मिल जाएगा। सैटेलाइट आधारित इमेज से महायोजना के कार्य में तेजी आएगी। पूर्व से चले आ रहे सर्वे में प्राधिकरण ने महायोजना में 319 गांवों को शामिल करने का निर्णय लिया है। NRSC हैदराबाद से एक बेस मैप लिया गया है। बेस मैप का मतलब जिस तरीके से गूगल मैप होता है उसी तरीके से जो हमारी भारतीय सैटेलाइट है उससे गोरखपुर शहर का एक बेस मैप हमें प्राप्त हुआ है। उस बेस मैप को बिल्डिंग वार, दुकान वार एक आईडी नंबर अलॉट होता है और हर एक आईडी से संबंधित जो सूचनाएं होती हैं उसका एक परफॉर्मा उसमें जारी होता है, एक जिसको हम एक्सेल शीट कहते हैं। सितंबर के अंत तक आंकड़ा जुटाकर विश्लेषण का काम तेज कर दिया जाएगा। विभागीय काम अगले महीने तक पूरा हो जाएगा। एक मोटा पूरे शहर का एक खांचा खींचा जाता है कि किस सड़क पे वर्तमान में हो सकता है कि लैंड यूज़ कुछ और हो, भविष्य में जिस तरीके से वहाँ पे डेवलपमेंट आगे आ रहा हो तो उसमें क्या रखना ठीक रहेगा लैंड यूज़, उससे वो स्थिति क्लियर होती है और उसी के आधार पर बेस मैप के आधार पर हमारा मास्टर प्लान तैयार किया जाएगा। सैटेलाइट इमेज के आधार पर न सिर्फ अवैध निर्माण पर अंकुश लगेगा बल्कि अधिकारी जब चाहेंगे पता कर सकेंगे कि कौन सा निर्माण कब हुआ है। गोरखपुर बीआरडी मेडिकल कॉलेज का माइक्रोबायोलॉजी विभाग अब केवल गोरखपुर और देवरिया के नमूनों की ही जांच करेगा। यह फैसला इन जनपदों में कोरोना के बढ़ते हुए केस को देखते हुए लिया गया है। अब तक गोरखपुर मंडल के सभी जिलों के जांच की जिम्मेदारी माइक्रोबायोलॉजी विभाग के जिम्मे थी, लेकिन अब गोरखपुर मंडल के कुशीनगर और महाराजगंज जिले से आए नमूनों की जांच की जिम्मेदारी RMRC को सौंपी गई है। इसके अलावा बस्ती मंडल के सभी जिलों की जांच भी RMRC करता आ रहा है। बीआरडी मेडिकल कॉलेज में दो तरह की लैब हैं, एक ICMR की लैब है और एक माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट बीआरडी मेडिकल कॉलेज इटसेल्फ की लैब है। शासन ने बोझ कम करने के लिए बीआरडी मेडिकल कॉलेज की लैब को जो माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट है उसको 2 जिले दिए हैं, जिसमें एक गोरखपुर है, एक देवरिया है। इन जगहों की टेस्टिंग ICMR करेगा, जिससे कार्य में सुविधा हो गई। जो रिपोर्टिंग हमें टेस्ट की रिपोर्ट हमें 4 दिन, 5 दिन, 3 दिन में मिलती थी, वो रिपोर्ट हमें 1 दिन बाद मिलने लगी है, जिससे कि अविलंब हमको पता लग जाता, मरीज को पता लग जाता तो वो नेगेटिव है या पॉजिटिव। लैब में जांच शुरू होते ही गोरखपुर मंडल की जिम्मेदारी माइक्रोबायोलॉजी विभाग को दी गई है, लेकिन इस बीच गोरखपुर और देवरिया में बढ़ते हुए केस की वजह से नमूनों की संख्या बढ़ा दी गई है। गोरखपुर से जगदम्बा त्रिपाठी की रिपोर्ट। गोरखपुर में लगातार बढ़ रहे कोरोना मरीजों की संख्या प्रशासन के होश उड़ाता नजर आ रहा है। जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या अब 4615 हो चुकी है। वहीं गोरखपुर कलेक्ट्रेट और सिविल कोर्ट के 77 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसको देखते हुए 10 सितंबर तक के लिए कलेक्ट्रेट कार्यालय सील कर दिया गया है। जिले में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या को लेकर विभाग के माथे पर चिंता की लकीरें हैं। बीआरडी मेडिकल कॉलेज से मंगलवार को कोरोना जांच रिपोर्ट आई, जिसमें 77 पॉजिटिव व 324 लोग नेगेटिव पाए गए। जिले में संक्रमितों की संख्या अब 4615 हो गई है। हमारी टेस्टिंग बहुत बढ़ गई है। हम प्रतिदिन 4.5 से 5 हजार टेस्ट कर रहे हैं, तो इससे हम संक्रमितों को जल्दी पकड़ पा रहे हैं और पॉजिटिविटी थोड़ी ज़्यादा है, ज़्यादा लोग पॉजिटिव निकल के आ रहे हैं। लेकिन ये अच्छी बात है क्योंकि हम उनको पहले से अलग कर दे रहे हैं। ये पता हो जा रहा है कि ये अमुक व्यक्ति संक्रमित है और अन्य को संक्रमित करने से पहले से अब तक 11,665 लोग पॉजिटिव आए, जिसमें से 8,704 लोग एकदम ठीक होके चले गए। बाकी जो वर्तमान में एक्टिव हैं, जिनको हम 17 दिन फॉलो करते हैं, वो केसेस हमारे 2094 हैं और उसमें से घरों में रहने वाले 1897 हैं। इनको हमारी RRT टीमें जाकर देखती हैं, मेडिसिन प्रोवाइड करती हैं, प्रिकॉशंस बताती हैं। जिले में एक्टिव केस 926 और कोरोना से मरने वालों की संख्या की बात करें तो 48 है।
संक्रमित मरीजों की सूची में कलेक्ट्रेट कर्मी व सिविल कोर्ट के कर्मचारी भी शामिल हैं। गोरखपुर से जगदम्बा त्रिपाठी की रिपोर्ट। गोरखपुर में लगातार बढ़ रहे अपराधियों के हौसले पर पुलिस भी अब नतमस्तक होती नजर आ रही है। मामला गोरखपुर के बढ़लगंज थाना क्षेत्र के खुटावाद का है, जहां कुछ बदमाशों ने खुटाघाट निवासी ओमकार सिंह की जमकर पिटाई की और थूक चटवाने का वीडियो भी बनवाया। गोरखपुर के बढ़लगंज थाना क्षेत्र के खूटभार निवासी ओमकार सिंह को बगल के कुछ मनबड़ युवकों ने पीटा। उसके बाद भी जब बदमाशों को सुकून ना मिला तब उन्होंने वीडियो बनाते हुए थूक कर चटवाया। जब इस पूरे मामले में एसपी साउथ को पता चला तो एसपी साउथ ने बताया कि मामले संज्ञान आया है और जांच कर कार्रवाई की जा रही है। ये वीडियो संज्ञान में आया है, जो कि बताया जा रहा है कि बढ़लगंज के खुटबार क्षेत्र का है। इस संबंध में हमने प्रभारी निरीक्षक को कहा है कि भाई जाके मौके पर तत्काल देखें और इसकी जांच कराई जा रही है। जो भी दोषी इसमें पाया जाएगा उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। हालांकि एसपी ने जांच की बात तो कही है, लेकिन सवाल सबसे बड़ा यह है कि मुख्यमंत्री के शहर में इस तरह की आपराधिक घटनाएं पुलिस महकमे की नाकामी को दर्शाती है। खबर कुशीनगर से है, जहां पर तरिया सुजान थाना क्षेत्र अंतर्गत रामपुर बांगर में हुए दोहरे हत्याकांड में एक नया मोड़ सामने आया है, जिसमें मॉब लिंचिंग के शिकार युवक का मृतक के भतीजे से पुराना विवाद बताया जा रहा है। कुशीनगर के रामपुर बांगर में रोज एक नया खुलासा हो रहा है। गोरखपुर से स्कूल में पढ़ने वाली लड़की से बदला लेने तरिया सुजान के रामपुर बांगर पहुंचा था युवक। युवती के अनुसार वे दोनों पूर्व में गोरखपुर में एक स्कूल में पढ़ते थे। उस दौरान युवक आर्य मनु से परेशान करता था, जिस पर उसने स्कूल में शिकायत किया था। स्कूल में एक बार मतलब मुझे टॉर्चर किया था तो मैं कंप्लेन कर दी थी। अच्छा। स्कूल में तो फिर सही हो गया था, फिर धमकी भी दिया था और बोला था कि अगर किसी पेरेंट्स से या अपने फैमिली से बता के तुम्हें भी मार देंगे तो तुम्हारे फैमिली मम्मी पापा का भी मार देंगे, घर सबको किसी को नहीं छोड़ेंगे। दिया था शायद। मामले की गंभीरता और घटना की सच्चाई का पता लगाने के लिए सीओ स्तर की टीम गठित कर जांच का जिम्मा सौंपा गया है। भारतीय जनता पार्टी इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 70वें जन्मदिन को सेवा सप्ताह के रूप में मनाएगी। इस सप्ताह को मनाए जाने की शुरुआत 14 सितंबर से ही होगी। कोरोना काल में कार्यकर्ताओं के द्वारा जरूरतमंदों की सेवा भावना को देखते हुए पार्टी द्वारा एक ई बुक को भी जारी किया गया है, जिसके माध्यम से भाजपा सेवा भाव का संदेश देने का प्रयास कर रही है। 14 सितंबर को भाजपा युवा मोर्चा द्वारा रक्तदान व प्लाज्मा दान का कार्यक्रम है। 15 सितंबर को चश्मा वितरण, 16 सितंबर को स्वच्छता अभियान, 17 सितंबर को दिव्यांग जनों में कृत्रिम उपकरण का वितरण, 18 सितंबर को गांव को प्लास्टिक मुक्त बनाना, 19 सितंबर को पौधरोपण व 20 सितंबर को कोरोना को लेकर स्लाइड प्रदर्शनी का कार्यक्रम आयोजित होगा। 14 तारीख से लेकर 20 तारीख विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम करने वाले हैं, जैसे रक्तदान का शिविर लगाना, चश्मा वितरण का काम है और महिलाओं के संगठन द्वारा और इस प्रकार के जितने भी हमारे मेन बॉडी का भी तमाम कार्यक्रम पार्टी ने तय किया है और समय समय पर हर तिथियों पर अलग अलग प्रकार के आयोजन और कार्यक्रम करने हैं। स्वच्छता अभियान से जुड़े कार्यक्रम भी करने हैं। इन कार्यक्रमों को लेकर जिम्मेदारियां बांट दी गई हैं। सेवा सप्ताह के माध्यम से भाजपा का प्रयास है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को अवसर में बदलते हुए जमीनी स्तर पर जनता से संपर्क साधा जाए। पंचायत भवन, अंत्येष्टि स्थल और सामुदायिक शौचालय निर्माण में मानकों की अनदेखी करने के कार्य को समय से न कराने के आरोप में 7 ग्राम पंचायत अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है। डीपीआरओ, डीपीसी और सहायक विकास अधिकारियों ने जब बस्ती जिले के 2 दर्जन से अधिक ग्राम पंचायतों में चल रहे विकास कार्य का निरीक्षण किया तो निरीक्षण के दौरान पता चला कि कहीं सामुदायिक शौचालय का निर्माण मानक विहीन कराया गया, तो कहीं अंत्योष्ठि स्थल का काम पूरा नहीं है, तो कहीं सामुदायिक शौचालय की गुणवत्ता खराब पाई गई है। जगह स्थल चाहे पूर्ण ना होना, समयांतर का जैसे जो भी निर्माण कार्य कर समयांतर पूर्ण हो जाना चाहिए। इसका साथ ही साथ जो हमारा ब्रिक वर्क का है, अब लेकिन सचिव गांव पंचायत द्वारा बताया कि हमारे ब्रिक मार्केट रेट हमारा जो है इतना है, लेकिन क्या है प्रथम स्तर को लग के कराओ अच्छे से, हमको क्वालिटी पूरा करना चाहिए। जहाँ कई दिक्कतें आई हैं वो जिलाधिकारी महोदय को फाइल पुटअप किया गया कि वर्तमान स्थिति जो आई है तो उसमें जो माध्यम से कार्रवाई की गई। अधिकारियों की आख्या पर डीएम ने 7 ग्राम पंचायत सचिवों को निलंबित करते हुए चार्जशीट जारी करने के निर्देश दिए हैं।
खबर कुशीनगर से है। कुशीनगर में सभासद प्रतिनिधि और ग्रामीणों ने सुनाया तुगलकी फरमान। प्रेम प्रसंग में पकड़े जाने पर लड़का और लड़की के मुंह पर कालिक पोत कर चप्पलों की माला पहनाकर गांव में घुमाया। हाटा कोतवाली क्षेत्र के नगर पालिका हाटा के एक वार्ड का ये पूरा मामला है। पूरे मामले का वीडियो स्थानीय लोगों ने ही बनाकर वायरल कर दिया। हाटा कोतवाली को जब इस बात की सूचना मिली तो वो कुछ लोगों को पूछताछ के लिए थाने में लाकर पूरे मामले की तहकीकात करने में जुटी है। एक घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें यह दिखाया गया है कि एक लड़का और एक लड़की को चेहरे पर कालिख लगाकर और चप्पल पहनाकर गांव में घुमाया जा रहा है। इस घटना के संज्ञान में आते ही स्थानीय पुलिस द्वारा घटना के लिए उत्तरदायी सभासद प्रतिनिधि को और एक अन्य व्यक्ति को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। घटना के बारे में छानबीन कर FIR दर्ज करके दोषियों के विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। फिल्म अभिनेत्री कंगना के समर्थन में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी सामने आ गया है। RSS के इंद्रेश कुमार ने कहा, राजनेताओं को माफी मांगनी चाहिए, राजनीतिक ताकत में अपशब्द नहीं होना चाहिए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल सदस्य इंद्रेश कुमार आज वाराणसी के पातालपुरी मठ महंत बालक दास से मिलने पहुंचे थे, जहां कंगना रनावत के मुद्दे पर इंद्रेश कुमार ने कहा कि अशब्द कहने वाले राजनेता को तुरंत माफी मांगनी चाहिए। नारी का अपमान करना यह इस देश ने कभी भी सहन नहीं किया है और करना भी नहीं चाहिए। इसलिए इस नज़रिए से देखेंगे तो ध्यान में आएगा कि नेताओं ने नारी के प्रति प्रशासनिक और राजनीतिक जो दुर्व्यवहार किया, दे शुड फील सॉरी फॉर दैट। चीन के विषय में भी इंद्रेश कुमार ने बयान दिया और कहा कि चीन ने बायोलॉजिकल वेपन का इस्तेमाल कर लाखों लोगों को मौत के घाट उतारा है। चीन ने संपूर्ण मानव जाति के विरुद्ध 3 प्रकार से हमला किया है। कोविड-19 ये वायरस नहीं है, ये बायोलॉजिकल वेपन है, जिसके द्वारा उन्होंने मानव जाति के करोड़ों लोगों में संक्रमण किया, लाखों को मौत के घाट उतार दिया है। और चीन इतना अमानवीय है कि आज तक उसने इस दानवीय काम के लिए क्षमा याचना भी नहीं मांगी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल सदस्य इंद्रेश कुमार का यह बयान महाराष्ट्र सरकार और चीन दोनों के लिए चुनौती से कम नहीं है। खबर वाराणसी से है, जहां पर सड़कों पर संजय राउत और अबू आजमी के खिलाफ जबरदस्त गुस्सा देखने को मिला। वाराणसी में जैसे ये खबर आई कि कंगना रनौत के ऑफिस को BMC के बुलडोजर ने तोड़ दिया है, लोग आक्रोशित हो उठे और सड़कों पर उतरकर संजय राउत और अबू आजमी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए केंद्र सरकार से इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग किया। कंगना रनावत का ऑफिस तोड़े जाने की खबर मिलते ही वाराणसी में प्रणाम व वंदे मातरम संघर्ष समिति के कार्यकर्ताओं ने कंगना रनावत का पोस्टर हाथों में लेकर कंगना के समर्थन में नारेबाजी किया। साथ ही लोगों ने केंद्र सरकार से संजय राउत और अबू आजमी पर कार्रवाई करने की मांग की। आज हम सब कंगना राउत के समर्थन में सड़क पर उतरे हैं, अबू आजमी और संजय राउत को सबक सिखाने के लिए। जैसा संजय राउत ने महाराष्ट्र में एक निर्वाचित सरकार होते हुए जिस तरह से धमकी दी है संजय राउत और अबू आजमी ने, हम उसकी निंदा करते हैं और भारत सरकार से ये मांग करते हैं कि उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई करे। प्रदर्शनकारियों में जहां एक तरफ कंगना रनावत के प्रति सहानुभूति दिखी व समर्थन किया, वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ काफी गुस्सा भी देखने को मिला। खबर आजमगढ़ से है, जहां पर थाना कप्तानगंज के चेतवा गांव में प्रेमिका से मिलने पहुंचे प्रेमी की पीट कर हत्या कर दी गई। पुलिस ने तहरीर के बाद 5 को गिरफ्तार कर लिया है। कप्तानगंज के चेतवा निवासी 19 वर्षीय मनीष कुमार का चक्कर गांव की ही एक लड़की से पिछले कुछ दिनों से चल रहा था। बीती रात लड़की के परिजनों ने मनीष कुमार को लाठी डंडे व रस्सी से बांधकर मुंह में कपड़ा ठूस कर उसकी हत्या कर दी। जिस लड़की से मनीष का प्रेम प्रसंग था, उसको व उसके परिवार वालों से पूछताछ के लिए थाने पर पुलिस ले गई है। तब जाकर असली बात सामने आई। एक पड़ोस का रहने वाला लड़का
जो कि अपने पड़ोस की लड़की से उसके कुछ प्रेम संबंध थे। रात्रि में उसके घर चला गया था, घर वालों ने उसे देख लिया, उसके साथ मारपीट की और बाद में उसकी मृत्यु हो गई। इस संबंध में 5 लोग अभियुक्त बनाए गए हैं, पांचों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है। मामले में युवक के घर कोहराम मचा है। उसके भाई के अनुसार साजिशन युवक को लड़की के परिजनों ने अपने घर बुलाया और उसका हाथ पैर बांधकर पीट कर उसको मार डाला। लोग घर अपने बुलाकर, लड़की फोन करके बुलाकर अंदर लोग उसके बांधकर, हाथ गोड़ बांध कर उसे लोग जान से मार दिए। प्रेम के चक्कर में दर्दनाक घटना घट गई, जिसमें प्रेमी को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा, जो पुलिस और समाज दोनों पर सवाल खड़ा करता है। आजमगढ़ से रतन प्रकाश की रिपोर्ट। आजमगढ़ में लेखपाल को गोली मारने के मामले में पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया है। उसके पास से पिस्टल और बाइक भी बरामद की गई। लेखपाल अतुल यादव को अकेले बाइक से घर जाने के दौरान बदमाशों ने गोली मार दी थी। लेखपाल की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी प्रेमी वीर प्रताप चौहान को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि जिस लड़की से प्रेम करता था, अतुल यादव भी उसी से बात करने लगा था, इसलिए रास्ते से हटाने के लिए घटना को अंजाम दिया गया था। आज उस प्रकरण का खुलासा हुआ है और इसमें एक अभियुक्त वीर प्रताप चौहान गिरफ्तार हुआ है। उसमें एक और अभियुक्त का नाम पता चला है और जल्दी उसकी गिरफ्तारी के लिए टीमें भेजी गई हैं। इसमें जो व्हाइट अपाची घटना प्रयुक्त हुई थी वो बरामद हुई है, एक पिस्टल और कारतूस बरामद हुए हैं। प्रेम प्रपंच के चलते हुई इस घटना के बाद लेखपाल का वाराणसी में इलाज चल रहा है, जहां वह खतरे से बाहर है। आजमगढ़ से रतन प्रकाश की रिपोर्ट। आजमगढ़ में तहसील सगड़ी के उत्तर क्षेत्र में बहने वाली घाघरा की विनाश लीला जारी है। जलस्तर में कमी दर्ज किए जाने के बाद भी कटान प्रचंड पर है और देवारा खास राजा गांव में स्थित उच्च प्राथमिक विद्यालय के 2 कमरे उसमें समा गए। घाघरा नदी ने कई वर्ष बाद अब की भीषण तबाही मचाई है। लोग अपनी आंखों के सामने परिषदी विद्यालय को नदी में विलीन होते देख दहल गए हैं। नदी किनारे बसी आबादी व खेती योग्य जमीन की मुख्य धारा में विलीन हो जाने से लोग दहशत में हैं। घाघरा नदी रिंग बांध गांगेपुर के समीप कटान कर रही है, जहां नदी की धारा मंद पड़ गई है। नदी रिंग बांध और आबादी से दूर हो जा रही है। देवारा खास राजा के प्रधान प्रशासनिक व्यवस्था पर उपेक्षा का आरोप लगा रहे हैं। देवारा खास राजा में बगावा पूरे 20 दिन से कट रहा है। इसका कोई न तो अधिकारी आ रहा है, न कोई यहाँ पे प्रशासन यहाँ पे दिख रही है। पूरे घर को अपने हाथ से अपने लोगों को अपने लोग तोड़ के लेके जा रहे हैं। देखिए सामने खड़ा ये प्राइमरी जूनियर हाई स्कूल था, जूनियर स्कूल था, ये भी टूट के पानी में चला जा रहा है। इसके भी लिए कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। वहीं सिंचाई विभाग के इंजीनियर आबादी को बचाने के लिए रिंग बांध के समीप बांस का घेरा बनाकर उसमें बालू की पूरी डलवाने का कार्य कर रहे हैं। गाजीपुर में सड़क निर्माण में बड़ा घोटाला सामने आया है। पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों की मिली भगत से कागजों में ही सड़क बनाने का काम किया गया। बता दें कि वर्ष 2016-17 में गाजीपुर के नोनहरा क्षेत्र में कठवा मोड़ से नोनहरा भागलपुर मार्ग की 1.60 किलोमीटर सड़क बनाने का टेंडर हुआ था, जिसकी लागत 85,95,000 रुपए थी। जबकि इसी इलाके में यूसुफपुर कमालपुर संपर्क मार्ग पर 51,85,000 रुपए की लागत से 1 किलोमीटर की सड़क बनाने का टेंडर पास हुआ था, लेकिन सड़क नहीं बनी। इस रोड पे 1 करोड़ कुछ रुपया स्वीकृत हुआ था समथिंग, और हम लोगों ने कई बार एप्लीकेशन दिया, कई बार एई इंजीनियर से बात किया कि यह रोड अब बन जानी चाहिए। तो ये लोगों से जब कहा जाता था, ये लोग कहते हैं कि इस पर पैसा नहीं आया है। जब सीडीओ, जिला अधिकारी, एक्सीएन, क्या कहते हैं, प्रमुख सचिव सबसे शिकायत की गई, तो आनन फानन में 27-28 तारीख से ये लोग जल्दी ये नलकूप विभाग के नाले पर गांव के लोगों ने अपने आने जाने के लिए रोड बनाया था, और जगह रोड दिखाकर पैसा उतार लिए थे। उस पर जल्दी गिट्टी गिराकर केवल ये लोग इसको तोपने का प्रयास किए। हम लोग जो है मंदिर से पैसा उतार करके श्रमदान के द्वारा हम लोग इस पर जब मिट्टी डलवाए, और इसके बाद जो है 27 दिसंबर को मालूम हुआ कि इस पर जो है गिट्टी का काम हो रहा है। ग्रामीणों की शिकायत के बाद सड़क निर्माण में घोटाले के इस मामले पर जिला प्रशासन जांच कर रहा है। कोई पैसे नहीं उतारे गए हैं,
व्यापार विकास निधि का है ये सड़क, और समय समय पर पैसा उसमें आता रहा है। अभी भी पूरा पैसा नहीं आया है, पूरा पैसा आने के बाद सड़क बना दी। लोक निर्माण विभाग के अफसरों, अभियंताओं और ठेकेदारों की मिली भगत से यह कोई पहला मामला नहीं है, लेकिन शिकायत के बाद लोक निर्माण के अफसर हरकत में तो आ गए हैं, लेकिन जरूरत है दोषियों पर कार्रवाई करने की। कानपुर के बिकरू कांड के बाद योगी सरकार का प्रदेश के माफियाओं पर शिकंजा लगातार कसता जा रहा है, जिसके तहत बाहुबली मुख्तार अंसारी से लेकर बाहुबली अतीक अहमद की अवैध और बेनामी संपत्तियों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई में जुट गई है। गुजरात के अहमदाबाद जेल में बंद IS 227 गैंग के सरगना बाहुबली पूर्व सांसद अतीक अहमद के झूसी के कटका में स्थित 3 भूखंडों के जब्तीकरण के आदेश भी डीएम ने SSP की रिपोर्ट पर दे दिए हैं। डीएम ने 25 सितंबर से पहले इन भूखंडों को गैंगस्टर के तहत कुर्क कर रिपोर्ट मांगी है। डीएम ने अवैध तरीके से अर्जित झूसी के कटका में अतीक के 133.7 वर्ग मीटर, 0.3580 हेक्टेयर और 0.3580 हेक्टेयर जमीनों को कुर्क करने का आदेश दिया है, जिसकी बाजार कीमत लाखों में है। इस भूखंड पर एक कोल्ड स्टोरेज भी है, जिसमें किसानों की उपज भी रखी हुई है। लिहाजा किसानों को प्रशासन ने अपनी उपज निकालने की भी मोहलत दे दी है, जिसके बाद ही कुर्की की कार्रवाई करते हुए कोल्ड स्टोरेज को भी सील करने की कार्रवाई की जाएगी। एक ही जगह पे 3 भूखंड हैं, लगे हुए एक ही प्लॉट पे 3 भागों के, लगता है 3 लोगों के नाम थे, तो उन तीनों भूखंडों को उन्होंने कुर्क किया है और उसको उन्होंने सुपुर्दगी में दी है जिलाधिकारी महोदय ने थानाध्यक्ष झूसी को, उसको उनका मैनेजर बनाया है, केयरटेकर बनाया है और उनको कहा है कि 25/9 तक उसको कुर्क करके उसकी रिपोर्ट दी जाए। तो चूंकि वहां पर कोल्ड स्टोरेज भी उस भूमि पर बना हुआ है, तो वो कोल्ड स्टोरेज सीज किया जाएगा और जमीन जब सीज होगी तो अपने आप कोल्ड स्टोरेज भी सीज होगा। तो इसकी रिपोर्ट चूंकि कुर्क की गई है तो उसमें कार्रवाई की जाएगी। अतीक अहमद की 60 करोड़ की 7 संपत्तियों को कुर्क करने की कार्रवाई पुलिस ने की है। अतीक अहमद के कब्जे वाली सिविल लाइन से स्थित नजूल भूमि पर बनी 2 बिल्डिंग भी पीडीए के बुलडोजर ने ध्वस्त कर दी है। आईजी प्रयागराज रेंज केपी सिंह के मुताबिक बाहुबली अतीक अहमद के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। पूर्वांचल न्यूज में आज बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार।